अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ में हूँ हसैन लियाकत। कल रावलपिंडी में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के माबेन पहला मैच खेला जाना था, लेकिन मैच बारिश की नज़र हो गया। जो ही मैच शुरू हुआ, थोड़ा सा मैच डिले था, आधा घंटा डिले था। उसके बाद मैच जब स्टार्ट हुआ तो शाहीन शाह अफरीदी ने बॉल को थामा, और जो ही शाहीन शाह अफरीदी ने बॉल को थामा तो ऊपर से बारिश जो है उसने रंग में बंग डाला और यूँ मैच तातुल का शिकार हुआ। फिर लगभग 2 सवा 2 घंटे मैच तातुल का शिकार रहा। उसके बाद जब मैच शुरू हुआ तो सिर्फ 2 ही गेंदें करवाई। पहली गेंद पे शाहीन शाह अफरीदी ने 2 रन दिए लेग बाय के, और उसके बाद दूसरी गेंद पे उन्होंने रवायत बरकरार रखी विकेट लेने की। लेकिन कल मैच के हवाले से बात करेंगे तो सबसे पहले बात की जाए पिंडी के क्राउड की। पिंडी के क्राउड ने एक बार फिर साबित किया कि रावलपिंडी का क्राउड बहुत ही ज़बरदस्त क्राउड है, और पूरी बारिश के दौरान वो मैच में रहे। और उसके बाद जब 5 ओवर की गेम अनाउंसमेंट हुई तो एकदम से क्राउड वापस आया, जो कुछ बाहर चले गए थे, और ग्राउंड एक बार फिर बड़ा बड़ा हमें नज़र आया। लेकिन उसके बाद जब 2 गेंदों के बाद बारिश हुई तो उसके बाद क्राउड का जाना बनता था। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरानगी हमें हुई है बाबर आजम की टीम सिलेक्शन के ऊपर। एक आउट ऑफ द बॉक्स टीम थी। कल हमने जो टीम बताई थी तकरीबन 2 चेंजेस थी, जिसमें फ़खर जमान हमने बताए थे। फ़खर जमान की जगह इरफान खान नियाजी को उन्होंने खिलाया, और फिर हमारे जो ज़राए कह रहे थे कि इमाद वसीम को मौका मिलेगा, लेकिन इमाद वसीम को बाबर आजम ने मौका नहीं दिया। उनकी जगह इब्रार अहमद को टीम में शामिल किया गया। अब अगर बात की जाए इब्रार अहमद की तो हम प्रोग्राम में जाके ये भी डिस्कस करेंगे कि पहले से ही ये क्या साराई की जा रही थी कि बाबर आजम पहले 2 से 3 मैचेस में इमाद वसीम को नहीं खिलाना चाहते, और वही हुआ जिस तरह बाबर आजम सोचते थे। लेकिन फिर बाद में इल्ज़ाम मीडिया वालों पे आ जाता है कि आप शाहीन के हवाले से, मेरे हवाले से बातें करते हैं, आप ओपनिंग के हवाले से क्या साराई करते हैं, आप इब्रार अहमद के हवाले से क्या साराई करते हैं। लेकिन एक फ़ैसला मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा, दिलेराना लगा बाबर आजम की जानिब से। वो फ़ैसला ये था कि फ़खर जमान जिनको बैठाया गया, उनकी जगह इरफान खान नियाजी को खिलाया गया। अब देखते हैं कि कल की प्लेइंग 11 में कोई चेंजेस होंगी नहीं होंगी। अगर आज मैच हो जाता तो डेफिनेटली प्लेइंग 11 में कुछ ना कुछ चेंजेस ज़रूर होती। लेकिन अब के जो मामलात हैं इनके ऊपर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जिनके ऊपर डिस्कशन आज करेंगे अपने गेस्ट से। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जनाब अबू बकर साहब। सर, थैंक यू वेरी मच। अबू बकर, सबसे पहले हम अगर बात करें कल के मैच की तो मैं चाहूँगा कि आप रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के हवाले से भी बात करें वहाँ पे, क्योंकि एकदम से ग्राउंड सुखाया भी गया। लेकिन क्राउड के हवाले से बात करनी होगी कि रावलपिंडी के ग्राउंड ने ना एक बार फिर साबित कर दिया, कोई छत नहीं है ग्राउंड में, कुछ भी नहीं है, लेकिन 2 घंटे बारिश को भी बियर किया। और ये रावलपिंडी है, कोई लाहौर कराची नहीं है कि जहाँ पे बारिश इंजॉयबल होती है। यहाँ पे बारिश से ठंड भी लगती है। हसनैन, आपने बिल्कुल 100% ठीक है। रावलपिंडी के क्राउड की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। हमने देखा कि रीसेंट पास्ट में भी जितने भी टूर्नामेंट्स हुए, PSL से लेकर अगर इंटरनेशनल मैचेस भी, तो ऐसा लगता है कि क्रेज़ है रावलपिंडी के क्राउड को क्रिकेट के हवाले से। और जितना क्रिटिसाइज़ किया जाता है स्पेशली कराची को, इस हवाले से हमने देखा कि लास्ट कुछ अरसे से कराची में वो एक एनर्जी नहीं नज़र आ रही क्राउड के हवाले से जो रावलपिंडी ने दिखाई है। कल तो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस तरह के मौसम के बाद, नॉर्मली ऐसे होता है डिफरेंट वेन्यूज़ में, हमने देखा हम जहाँ भी जाते हैं कि क्राउड जो है वो चला जाता है, और स्पेशली वहाँ पर जहाँ पर शेल्टर्स मौजूद ना हो वहाँ पे बहुत मुश्किल होता है सस्टेन करना। लेकिन कल रावलपिंडी ने एक और दफ़ा प्रूव किया कि दे डिज़र्व इंटरनेशनल क्रिकेट, और राइटली सो कि जो चैम्पियंस ट्रॉफी को भी लेके रावलपिंडी के क्रिकेट स्टेडियम को भी अपग्रेड करने का जो एक प्लान बनाया गया है, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम ये डिज़र्व करता है बिल्कुल। वैसे ये जो प्लान बनाए गए ये अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुए, कब तक एग्जीक्यूट होंगे? चैंपियंस ट्रॉफी में कोई 8 से 9 महीने बाकी है। जब ये प्लान हसनैन मीडिया के सामने आया और जब इस हवाले से हमें थोड़ा सा बताया गया तो यही कहा गया था कि न्यूजीलैंड की चूंकि सीरीज़ भी इन्हीं 3 वेन्यूज़ में रखी गई है जहाँ की अपग्रेडेशन ड्यू है, और जो प्लान भी किया गया है। अब जो ये सीरीज़ ख़त्म होगी तो उसके बाद PC1 में जाया जाएगा और बिड्स वगैरह ऑफर करके तो अपग्रेडेशन इसकी 100% की जाएगी। इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन रह भी नहीं गई है। और ये बताएं कि कल अगर मैच की बात की जाए तो कल की जो प्लेइंग 11 है उसने जिस तरह मुझे हैरान किया, पूरे पाकिस्तान को हैरान किया, आप भी हैरान हुए उससे? आई गेस मीडिया बॉक्स में मौजूद सारे ही साथी हैरान थे। बिल्कुल ही जैसा कि आपने इंट्रो में बोला, आउट ऑफ द बॉक्स टीम थी, और स्पेशली फ़खर जमान को बिठाना और उसकी जगह इरफान खान नियाजी को खिलाना एक बड़ा आउट ऑफ द बॉक्स डिसीजन था बाबर आजम का। अगर हम बाबर आजम के हवाले से कहें कि टीम उन्होंने ये प्लान किया, क्योंकि हमने देखा कि कोच अजहर महमूद भी ऑलरेडी ये बात अपने प्रेसर में बोल चुके थे कि हम बिल्कुल डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के साथ जाएंगे, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के साथ जाएंगे। ओपनिंग स्लॉट से लेके इवन बॉलिंग कॉम्बिनेशंस को हम टेस्टिंग बेसिस पे यहाँ पे ट्रायल करेंगे कि इस सीरीज़ में हमारे पास स्ट्रेंथ्स क्या हैं और हमारी वीकनेसेस क्या हैं। वैसा ही हुआ, लेकिन इस सिनेरियो के बावजूद शायद फ़खर जमान को बिठाना कोई एक आसान डिसीजन नहीं है। लेकिन क्या आप समझते नहीं कि जिस तरह न्यूजीलैंड C टीम लेके आया था तो पाकिस्तान को भी अगर इस तरह की आउट ऑफ बॉक्स टीम देनी थी तो फिर
और भी 3-4 लोगों को मौका मिल जाता ताकि सी टीम के मुकाबले में बी टीम खेलती तो ज़्यादा अच्छा होता। असलैन आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं इस हवाले से थोड़ा सा डिफरेंट ओपिनियन रखता हूँ। मेरा हमेशा से ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि जब आप किसी बहुत बड़े मेगा इवेंट से थोड़ा सा पहले करीब होते हैं, आपके पास 12 मैचेस रह गए, लेकिन वो 12 मैचेस बहुत छोटे शॉर्ट स्पैम में हैं, तो आप शायद बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स की तरफ ना जाया जाए। आपको विनिंग कॉम्बिनेशन रिटेन करना चाहिए ताकि आप कॉन्फिडेंस के साथ जाएं। मुझे याद है कि एशिया कप से पहले पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अगेंस्ट सीरीज़ खेलनी थी और कहा जा रहा था कि निस्बतन कमज़ोर टीम के साथ अफगानिस्तान खेल रहा है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को बहुत टफ टाइम दिया। वो कॉन्फिडेंस जो शैटर हुआ हसनैन, वो हम कॉप अप नहीं कर सके एशिया कप में। और एशिया कप में वो जो हमारा डिक्लाइन था वो हम लेकर गए वर्ल्ड कप में, और वर्ल्ड कप में भी हमारी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं रही थी। तो अगर तो आपने एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, तो फिर फुल ऑन जाके आप एक्सपेरिमेंट करें। एक बिल्कुल ही प्रॉपर एक बी टीम, आप सेकंड टीम कह सकते हैं, एक थोड़े से सीनियर 1-2 प्लेयर्स के साथ आप सेकंड टीम को लेकर जाएं और टेस्ट करें, या दूसरी साइड पे आप अपना फुल कॉम्बिनेशन लेकर जाएं जो आपने टेस्ट करना है और उसी को कैरी करें। लेकिन सर यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ व्यू में कल से भी अपने प्रोग्राम में बात कर रहा हूँ कि हमें वर्ल्ड कप से पहले, मेगा इवेंट से पहले लेसेस अपोजिशन ही क्यों मिलती हैं। पिछली दफ़ा एशिया कप से पहले हम अफगानिस्तान से खेले, फिर श्रीलंका में श्रीलंका से खेले, कॉन्फिडेंस हमारा हाई, नंबरिंग हमारी हाई, और उसके बाद जब हम वर्ल्ड कप में या एशिया कप में गए तो आप तो बल्कि एशिया कप कवर करने के लिए श्रीलंका में मौजूद थे। वहाँ पे भी आपने देखा होगा कि किस तरह की हमारी टीम का मोराल था, एकदम से डाउन हो गया था एक मैच की हार के बाद। सो इस दफ़ा भी हम अभी न्यूजीलैंड की सी टीम के साथ खेल रहे हैं, फिर आयरलैंड के साथ खेलना है, उसके बाद जाके हमने एक तगड़ी सीरीज़ खेलनी है। तो इंस्टेड ऑफ डैट हम अगर तगड़ी अपोजिशन के साथ, न्यूजीलैंड के साथ, बांग्लादेश इवन उसको ले लें, या फिर साउथ अफ्रीका ले लें, ऑस्ट्रेलिया ले लें, इनके साथ खेल के वर्ल्ड कप में जाएंगे तो तैयारी ज़्यादा डिफरेंट होगी, कॉम्बिनेशन हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा कि यार हम इन टीम्स को हरा के यहाँ पे पहुँचे। असलन क्रिकेट बहुत कमर्शलाइज हो गई है और अब ये वेरी कर रही है, बोर्ड टू बोर्ड वेरी कर रही है। फाइनेंशियल मॉडल्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए इसमें। आपने 2 सीरीज़ का जिक्र किया, अफगानिस्तान का और अभी जो न्यूजीलैंड की सीरीज़ है। ये दोनों जो सीरीज़ थी ये हमारे फ्यूचर टूर प्रोग्राम में प्लान नहीं थी, शेड्यूल्ड नहीं थी। बोर्ड्स ने आपस में रब्ता किया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बोर्ड ने, कि अगर एशिया कप से पहले, क्योंकि श्रीलंका में एशिया कप हो रहा था तो दोनों टीम्स को एक एज था कि प्रैक्टिस हो जाती, तो ये फ्यूचर टूर प्रोग्राम में शेड्यूल नहीं थी सीरीज़। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इसकी जगह किसी तगड़ी टीम के साथ भी प्लान किया जा सकता था, लेकिन चूंकि एशिया कप था तो हमारे पास विंडो और स्पेस बहुत कम थी किस टीम के साथ जाया जाए। ये भी न्यूजीलैंड की जो सीरीज़ है ये फ्यूचर टूर प्रोग्राम में शेड्यूल नहीं थी। आपको याद होगा कि एक इंसिडेंट हुआ था कि न्यूजीलैंड की जो टीम थी वो बिल्कुल 11th आवर में वापस चली गई थी एक अनफॉर्चुनेट वाकये की वजह से। तो उसको एक उसकी जगह जो न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के साथ एक कमिटमेंट की थी, ये उसको फुलफिल करने के लिए सीरीज है। तो इस वजह से आप ये हर साल यही कमिटमेंट होगी कि आधे प्लेयर उनके आईपीएल में बिजी होंगे और आधे यहाँ पे देखिए आईपीएल का जो उनकी विंडो थी वो ऑलरेडी कमिटमेंट कर चुके थे, और यही वो रीजन है जिसकी वजह से उनके जो प्लेयर्स आईपीएल में खेल रहे थे उन्होंने ज्यादा उनको फोर्स भी नहीं किया कि वो पाकिस्तान आकर खेलें। तो वो न्यूजीलैंड भी इस सीरीज को उतनी ही इंपॉर्टेंस दे रही है जितनी आप समझ सकते हैं कि एक सॉर्ट ऑफ एक फॉर्मेलिटी है, वो उसको पूरा करना चाह रही है। लेकिन हमारे यहाँ तो इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा दी जा रही है ना। देखिए न्यूजीलैंड की सी टीम आई है और उसके अगेंस्ट हम मोहम्मद आमिर को और इमाद वसीम को अब टेस्ट करने जा रहे हैं। आमिर को तो कल चले मौका मिल गया, इमाद वसीम को भी आगे मैचेस में मिल जाएगा। मतलब हमने इस सीरीज़ को के नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाया है और न्यूजीलैंड तो बड़ा इजी ले रहा है। देखिए एक साइड पे अगर हम देखा जाए तो कह सकते हैं कि जो क्वालिटी वाइज या जो टीम के जो उनकी सीनियरिटी है, बी या सी टीम कह सकते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू साइड तो न्यूजीलैंड की साइड है। वो यहाँ पर आ रही है और अपनी नेशनल कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही है, तो आपको एटलीस्ट ड्यू प्रोसेस में उसको प्रोटोकॉल वही देना पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान ये अफोर्ड नहीं कर सकता हसनैन कि हम अगर खुदा ना ख्वास्ता यहाँ पर कोई ऐसा सिनेरियो बिल्डअप हो जाए कि पाकिस्तान इस टीम से हार जाता है, तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा यहाँ से कॉप अप करना, क्योंकि इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट 2 टूर्स हैं वो बिल्कुल भी आसान नहीं है। अगर कोई ये समझता है कि आयरलैंड एक आसान हदफ होगा आयरलैंड के अंदर, तो ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। वो बहुत टफ टाइम देंगे पाकिस्तान को, और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल भी पाकिस्तान को टफ टाइम देगा, बिल्कुल टफ टाइम देगा। आयरलैंड की जो क्रिकेट है, आयरिश जो क्रिकेट है, वो बहुत अच्छी क्वालिटी क्रिकेट खेलते हैं, और आयरलैंड को आयरलैंड में जाके हराना बिल्कुल वैसे ही है, बिल्कुल जैसे आप ऑस्ट्रेलिया को या साउथ अफ्रीका के हवाले से कहते हैं कि यार उनको जाके उनकी कंट्री में हराना ये बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। मतलब कि हम पाकिस्तान अब आयरलैंड में भी जाके मुश्किलात का शिकार हो। हसनैन में बार बार मेरा फोकस इसी चीज़ पे है कि ये जो 12 मैचेस की हम बार बार बात कर रहे हैं, एक्चुअली हमारे पास 12 मैचेस नहीं है। हमारे पास सिर्फ ये न्यूजीलैंड की सीरीज है जिसमें आप एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। आप आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकते। इंग्लैंड के खिलाफ तो बनता है, लेकिन आयरलैंड, अब वकर एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी है, पूरी आवाम शायद मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा एग्री करेगी कि आयरलैंड उतनी तगड़ी टीम नहीं है। मतलब ना उसके पास टेस्ट के स्टेटस है इस तरह के, ना उसके पास ओडीआई क्रिकेट का इतना एक्सपीरियंस है। टीम तो खाली T20 की है। और अगर दूसरे एंड पे पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान तो एट टाइम्स ऑस्ट्रेलिया को भी शिकस्त दे सकती है, और अच्छे खासे अगर खेलें तो हम सीरीज़ भी उनको शिकस्त दे सकते हैं। ये जो फॉर्मेट है ना स्नैन, T20 का फॉर्मेट है,
ऑन द डे जो भी टीम अच्छा खेलती है वो उसकी तरफ टिल्ट कर सकता है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि कौन सी टीम बड़ा नाम है और कौन सी टीम छोटा नाम है। आयरलैंड के हवाले से एक हिस्ट्री भरी हुई है कि आयरलैंड ने इंग्लैंड को हराया, इंडिया को हराया, पाकिस्तान को हराया और बड़े इवेंट्स में हराया। पोटेंशियल वाइज तो वो ये उनके अंदर ये स्पार्क मौजूद है कि वो बड़ी टीम्स को हरा सकते हैं। मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि जब आप आयरलैंड में जाएंगे तो जो होम कंडीशंस हैं वो हमारे से ज़्यादा उनको सूट करेंगी। हम रावलपिंडी और लाहौर में खेलने के बाद आयरलैंड जा रहे हैं जहाँ के बाउंस में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होगा। लंबे उनके बॉलर्स हैं, ठीक है, एक्सपीरियंस उनका बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। हमारे पास इतना मार्जिन मौजूद नहीं है कि हम पहले जाकर वहाँ के जो एनवायरनमेंट से कॉप अप 2 मैचेस है, 3 मैचेस हैं? 3 मैचेस हैं। 3 मैचेस हैं, चलें जी, 3 मैचेस में हो जाएगा। अच्छा सर, कल के मैच के ऊपर बात कर लेते हैं कि ये बड़ा एक सरप्राइजिंग था कि इमाद वसीम कल की 11 में शामिल नहीं थे। इसको आप किस तरह देखते हैं? अगर तो टैक्टिकली देखा जाए हसनैन, तो इमाद वसीम को लास्ट पीएसएल के 3 से 4 मैचेस की परफॉर्मेंस के बेस के ऊपर पिकअप किया गया और वो लाइमलाइट में आए कि इमाद को वापस रिटर्न होना चाहिए। वो 3 से 4 जो मैचेस थे वो तब हुए जब रावलपिंडी से इस्लामाबाद की टीम मूव करके कराची चली गई। रावलपिंडी के अंदर इमाद वसीम की परफॉर्मेंस अप टू द मार्क बिल्कुल भी नहीं थी और फ्रस्ट्रेशन भी नज़र आ रही थी इमाद के अंदर भी और इस्लामाबाद की साइड से भी कि इमाद उस तरह परफॉर्म नहीं कर सके। द मोमेंट वो कराची गए तो कराची की जो कंडीशंस थी उन्होंने उनको सूट किया और उसके बाद इमाद की परफॉर्मेंस मैच बाय मैच बेहतर होती चली गई। अगर तो ये एक फैक्ट ये भी है कि बाबर के जहन में होगा और यही रीज़न था कि वो बाबर जो है इमाद की जगह एक स्पेशलिस्ट मिस्ट्री स्पिनर, उन्होंने अबरार को जो है वो प्रायोरिटी दी और अबरार को वर्ल्ड कप में तो अबरार को मौका नहीं दिया, यहाँ पे आके अबरार को प्रेफर दिया क्योंकि इमाद वसीम का उसके साथ टाई बन रहा था। यहाँ पर अबरार डोमेस्टिक खेल रहे थे वर्ल्ड कप के दौरान और जब उनको इवन रिजर्व के लिए भी कॉल आई तो उस टाइम भी सबके लिए सरप्राइजिंग था और ये भी बाबर का टेक था, बाबर का डिसीजन था कि अबरार को होना चाहिए। अब वहाँ पर जाकर अबरार को नहीं खिलाया गया, ये आपकी बिल्कुल बात ठीक है कि वहाँ पर जाकर उसामा मीर के साथ वो बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स करते रहे और उसामा मीर ने बैकफायर किया। एक आधे मैच के अलावा उसामा मीर की परफॉर्मेंस को इस तरह अच्छी बिल्कुल भी नहीं रही और अबरार अहमद को ना खिलाना है क्वेश्चन मार्क रहा। अब जब इमाद वसीम मौजूद है यहाँ पर और इमाद वसीम को साइड पे करके अबरार को खिलाना, आपको याद है, सॉरी टू कट यू, के पिछले 15-20 दिन पहले हमने भी खबरें दी थी कि बाबर आजम जो है वो इमाद वसीम की जगह अबरार अहमद को खिलाना चाहते हैं। तो वो एकदम से ये खबर कहीं पीछे भी रह गई, उसके बाद किसी ने डिस्कस भी नहीं किया और हर जगह पे यही डिस्कस होने लगा कि इमाद वसीम खेलेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि बाबर फिर डट गए ना, उन्होंने फिर कहा कि मेरी चलेगी और खेलेगा तो इब्रार ही खेलेगा, इमाद नहीं खेलेगा। स्नेन इमाद अगर रेगुलरली खेल रहे होते और बैक टू बैक बिल्कुल नॉर्मल टीम के साथ कैरी कर रहे होते अपने आप को, तो फिर तो ये सिनारियो बनता तो शायद इतने क्वेश्चंस रेज ना होते। चूंकि इमाद कम बैक कर रहे थे तो ऐसी सिचुएशन में इमाद की भी वही सिचुएशन थी कि इमाद को मौका देना चाहिए ताकि वो इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस अपने एनवायरनमेंट को फील कर सकें, टीम के डग आउट को शेयर कर सकें। क्योंकि एक होती है फिटनेस तो अपनी जगह पे, लेकिन मैच परफॉर्मेंस अपनी जगह पर होती है और वो तभी होती है जब आप मैचेस खेलते हैं। तो ऐसे में इमाद को अगर आप बिठा देते हैं और इमाद को मैचेस नहीं खिलाएंगे तो उनका कॉन्फिडेंस बेहतर नहीं होगा, उल्टा शैटर होगा। अगर तो बाबर आजम ये समझते हैं कि इमाद वसीम उनका ट्रम्प कार्ड हो सकता है, उनका वेपन हो सकता है वर्ल्ड कप में, तो बाबर आजम को इमाद के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मौके फराहम करने चाहिए ताकि इमाद वसीम अपनी उस पीक पे वापस आ सके राइट टाइम पे, जिस भी वर्ल्ड कप में उनसे एक्सपेक्टेशंस हमें हैं और बाबर आजम को भी रखनी चाहिए। लेकिन ये बताएं कि इमाद की जो यूटिलिटी है बैटिंग के साथ वो तो अबरार नहीं प्रोवाइड कर सकते ना? आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि हमें शायद टीम का जो अभी करंट कॉम्बिनेशन बन गया और जो बंच है, हमें प्रॉब्लम हो रही थी लोअर मिडल ऑर्डर में। अगर हम रिसेंट पास्ट में भी देखें, पाकिस्तान फेस कर रहा है मिडल ऑर्डर और लोअर मिडल ऑर्डर में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। एक सिर्फ इफ्तिखार लाइमलाइट में बैक टू बैक परफॉर्मेंसेज हैं उसकी, तो इमाद का वापस आना, अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड में अगर आप देखें तो इमाद की जो कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ बॉलिंग में नहीं थी, वो बैटिंग में भी थी और जो ज़्यादा उनकी परफॉर्मेंस बेहतर नजर आई और जो उन्होंने मैचेस जितवाए वो बैटिंग की वजह से जितवाए। तो यही एक एज था और यही एक एडवांटेज था जिससे पाकिस्तान भी उससे ले सकता था कि आप इमाद को लोअर मिडल ऑर्डर में यूज़ करें एज अ बैटिंग कार्ड। अगर आप इमाद को साइड पे कर देते हैं और प्रायोरिटी देते हैं इब्रार पे, मैं तो ये हेड और हेड कंपैरिजन ही बेहतर नहीं समझता कि ये कंपैरिजन ही नहीं बनता। अबरार और इमाद वसीम का कंपैरिजन बिल्कुल नहीं बनता। एक बैटिंग ऑलराउंडर हैं इमाद वसीम जो कि बहुत अच्छी बॉलिंग करवा सकते हैं और बहुत हैंडी बॉलिंग करवा सकते हैं। इमाद के अंदर ये कैपेसिटी है कि आप उनसे फ्रंट ऑन ओवर्स भी करवा सकते हैं और मिडल ओवर्स भी निकलवा सकते हैं। इवन आप डेप्थ ओवर्स में भी इमाद वसीम को ये दे सकते हैं, इतना पोटेंशियल उनके अंदर है वो निकाल सकते हैं। अगर आप लोअर मिडल ऑर्डर में इमाद को यूटिलाइज नहीं करेंगे तो ये ज्यादती है। ठीक हो गया, अबू बकर के साथ हमारी डिस्कशन जारी है। इसके बाद यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक। ब्रेक के बाद आएंगे तो फ़खर जमान की बात करेंगे जो कि पहला मैच नहीं खेले और ये बड़ा एक अच्छा डिसीजन मुझे लगा। और इसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से भी बात करेंगे और कल के मैच के हवाले से बात करेंगे कि अब जो अपोजिशन है, सॉरी हमारी टीम है, वही रहेगी या नहीं। स्टे विद अस।
वेलकम बैक टू शो। अब बात करेंगे फ़खर जमान के हवाले से, कि कल के मैच नहीं खेले थे और हमने तकरीबन 5 दिन पहले आपको बताया था कि फ़खर जमान की अब टीम में जगह नहीं बनती, और नसीम राजपूत साहब हमारे शो में मौजूद थे, वहाँ पे भी यही डिस्कशन हुई थी कि फ़खर जमान जिस तरह की फॉर्म में है वो हमारे लिए एसेट से ज़्यादा लाइबिलिटी बनना शुरू हो गए हैं। अबू बकर, कल जो बाबर आजम का डिसीजन था फ़खर जमान को ना खिलाने का, मुझे तो ये बड़ा दिलेराना डिसीजन लगा, और कल की जो बाबर आजम की कप्तानी थी वो भी मुझे कुछ डिफरेंट लगती अगर वो मैच स्टार्ट होता तो। नेचुरली फ़खर जमान भी ओपनर हैं, उनका जो करियर स्टार्ट हुआ और जो उनकी वो तो उन्होंने कुर्बानी दी ना बाबर और रिजवान की वजह से। उनको मेकशिफ्ट अरेंजमेंट के तौर पे नीचे लोअर मिडल ऑर्डर में वन डाउन पे मेकशिफ्ट किया गया। अब साइम अयूब भी आपके पास एक ओपनर के तौर पे मौजूद हैं। अब बाबर आजम भी T20 में अपने आप को ओपनर कहलवाते हैं, रिजवान की भी यही सिचुएशन है। तो ऐसे में आप कितने ओपनर्स एक टीम में खिलवा सकते हैं और कितनों की मेकशिफ्ट अरेंजमेंट्स? उस्मान खान भी बेसिकली नेचुरली ओपनर हैं। तो अब ये जो मैं बात कर रहे थे हम बार बार कि बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स पाकिस्तान को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। एटलीस्ट आप अपना माइंडसेट क्लियर कर दें इन अ सेंस कि अगर आप फ़खर जमान को नहीं खिला रहे तो आप सही है या गलत है वो तो एक आपकी परफॉर्मेंस बताएगी, लेकिन आप अपना प्लान क्लैरिटी के साथ दिखा दें कि भाई हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी इस दफ़ा साइम अयूब है, साइम अयूब के साथ हम उस्मान खान के साथ जा रहे हैं। अब ये तो पॉसिबल है नहीं कि 1 2 3 4 5 आप ओपनर्स खिलवाएं, उनकी मेकशिफ्ट अरेंजमेंट्स हो, तो आसान नहीं होगा सेटल डाउन होना। लेकिन सर मुझे आपने एक बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट रेज किया कि साइम अयूब और उस्मान खान भी ओपनर हैं और दोनों यंग हैं। साइम तो बहुत ही ज़्यादा यंग हैं, उस्मान अपनी ज़िंदगी की बेहतरीन फॉर्म में है, और बाबर और रिजवान इस कैलिबर के प्लेयर हैं जो किसी भी स्पॉट पे 5वें नंबर तक खेल सकते हैं। तो इंस्टेड के बाबर और रिजवान को हम ओपनिंग दें, आप साइम अयूब और उस्मान खान से ओपनिंग करवाएं, बाबर को और रिजवान को 3-4 पे एडजस्ट करें। स्नेन, हम बाबर और रिजवान को अब जो हमारा बंच ऑफ प्लेयर्स है, बाबर और रिजवान की जो वेव लेंथ है, अब हम अफोर्ड नहीं कर सकते उन दोनों को एक साथ ओपनर खिलाना। सिमिलरली दोनों को 1 डाउन पे और 2 डाउन पे भी हम अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर तो दोनों ने 100% दोनों ने प्लेइंग 11 का हिस्सा होना है, तो अब बाबर का जो कंफर्ट जोन भी हो गया है साइम अयूब के साथ, चूंकि पेशावर में भी दोनों साथ ओपनिंग करते हैं तो वो बेहतर हो गया है। इस सिनारियो में 1 डाउन बनता है रिजवान, अब आके बनता है। अगर तो बाबर आजम फेल होते हैं, बाबर आजम की परफॉर्मेंस नहीं होती, क्योंकि दोनों एडजस्ट करते हैं, दोनों टाइम थोड़ा सा लेते हैं और अपनी जो इनिंग्स है उसको बिल्ड अप करते हैं। तो ऐसी सूरत में दूसरी तरफ साइम अयूब और 2 डाउन पे उस्मान खान होते हैं या फ़खर जमान, या फिर इस तरह कर सकते हैं कि बाबर आउट हो तो आप रिजवान को भेज दें, साइम आउट हो तो आप उस्मान को भेज दें। बिल्कुल कर सकते हैं। T20 में आपके पास इतना मार्जिन जरूर होता है कि बिल्कुल बाय बुक जाना कहीं भी नहीं लिखा हुआ, आप अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, क्योंकि एक एग्रेसर हो जाएगा और एक जो है वो डिफेंसर हो जाएगा। स्टैट्स बताते हैं कि 12 ओवर तक नॉर्मली अगर आउट नहीं होते बाबर और रिजवान, तो वो 12 ओवर्स तो यूज हो चुके होते हैं, यूटिलाइज। तो अगर बाय बुक लिखा हुआ है कि इसके बाद कोई ऐसा प्लेयर ही आना कि जिसने अपनी इनिंग्स को बिल्ड अप कर रहे हैं, हमारे पास 8 ओवर्स रह गए, तो ये पॉसिबल नहीं है। कल के मैच के सिनेरियो आपके सामने है कि ओपनर बाबर ने आना था, साइम अयूब ने आना था, या लेट्स से 1 डाउन रिजवान ने आना था। अब हमारा मैच था 5 ओवर पे लिमिट हो चुका था, तो क्या ये पॉसिबल था कि बाबर ने आके इनिंग्स को ओपन करना था? मेरा नहीं ख्याल कि कल के मैच के सिनेरियो में बाबर आजम ओपन करते। 100% साइम अयूब आते और उसके साथ आप जिस तरह कह रहे हैं उस्मान खान को आप देख सकते थे बिल्कुल ओपनर की सूरत चाचा को भेज देते। यू नेवर नो, 1 डाउन पे आ सकते थे। 5 ओवर है, 5 ओवर आपने मैच की सिचुएशन के अकॉर्डिंगली चलना है। और फिर जहां आप वर्ल्ड कप खेलने के लिए जा रहे हैं, वेस्ट इंडीज़ के पिचेस में तो बाबर और साइम अयूब की जो एक्सपीरियंस है वो भी बहुत बेहतर है, CPL खेलते रहे, और यही वो एडवांटेज है जो इमाद वसीम की CV में ऐड ऑन भी होता है, क्योंकि कैरेबियन प्रीमियर लीग में बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज ओवर द ईयर्स इमाद वसीम की रही हैं। और यहाँ पर अगर आया जाए तो अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है जितना हमें नज़र आ रही है। 12 मैचेस ऐसे गुजर जाएंगे और बाकी सारी जितनी भी टीमें पाकिस्तान को छोड़ के वो सेटल डाउन हो चुकी हैं, उनके कॉम्बिनेशंस बिल्कुल तैयार हैं एक आधी पोजीशन को छोड़ के, और हम अभी भी नए कप्तान के साथ, क्योंकि वापसी हुई है, नया कप्तान ही कहेंगे बाबर आजम को, और नई टीम के साथ अपने आप को बिल्डअप करने की कोशिश करें। अच्छा, आपने हमने जो पहले सवाल किया था ना इमाद वाला और अबरार वाला, वो बेसिकली वही बात सच्ची साबित हुई जो मीडिया में गर्दिश कर रही थी। इवन यहाँ पे बॉन्डिंग्स की भी अगर बात की जाए तो कल हमने वो जो देखा तराने के वक्त, होना तो ये चाहिए था, पहले यही होता था कि बाबर एक जगह खड़े होते थे, साथ रिजवान होते थे, शाहीन होते थे। बाबर के साथ रिजवान कांस्टेंट था और शाहीन आखिरी कोने पे खड़े थे। सो कुछ ना कुछ तो है जो कि टीम में चल रहा है। तो जैसे कहते हैं ना, ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। अगर तो ये बड़ा हैप्पी एंडिंग वाला सिनारियो चल रहा होता ना, तो बिल्कुल शाहीन अगर पिक्चर में ना भी होते तो शायद इतनी कंट्रोवर्सी क्रिएट ना होती। लेकिन जिस तरह का सिनारियो है, इस तरह में बड़ेपन का मुजाहरा करना पड़ता है, और छोटी छोटी चीज़ें वो बड़े बड़े मैसेजेस देना शुरू हो जाती हैं। चाहिए था बाबर आजम, जो कि आप कप्तान हैं, बड़े हैं टीम के, टीम को लीड कर रहे हैं, उनको शाहीन को 100% अपने साथ रखना चाहिए था, एक मैसेज अच्छा देना चाहिए था।
जब बाबर को कप्तानी से हटाया और नीचे किसी टेलीविज़न को शाहीन शाह अफरीदी इंटरव्यू दे रहे थे, उन्होंने कहा जी बाबर मेरा भाई है। अब जब शाहीन शाह अफरीदी को कप्तानी से हटाया गया और बाबर को कप्तान बनाया गया तो प्रेशर में बाबर आजम ने भी यही अल्फाज दोहराए कि बाबर मेरा भाई है। लेकिन एक्शन स्पीक्स लाउडर देन एग्जैक्टली तो दोनों को अब ये अपना जो भाईपन है और अपना जो फीलिंग्स हैं ये ग्राउंड में भी नजर आनी चाहिए। हमने देखा कि ऑल्दो 2 बॉल्स हुई, सिर्फ बाबर ने जाकर शाहीन को बॉल दी, लेकिन वो कोई एक आई टू आई कनेक्शन नहीं नजर आ रहा था दोनों में। मतलब कि कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा था कि यार देयर इज समथिंग गोइंग ऑन। लेकिन एक रिजवान की मुझे बताइएगा कि रिजवान एक ऐसा, वो क्या कहते होते हैं, उनके पास कौन सी गीदड़ सिंगी है कि शाहीन के भी वो नायब होते हैं दिखने में, बाबर के पास भी वो बिल्कुल खड़े होते हैं और इस तरह लग रहा होता है सारू के चला रहे हैं, मतलब कि हर जगह पे रिजवान फिट होते हैं। रिजवान के हवाले से जिस प्लेयर से भी बात की, जिस ऑफिशियल से भी बात की, जिस मैनेजमेंट के बंदे से भी बात की, वो उन्हें कहते हैं कि एक डिफरेंट ब्रीड ऑफ पर्सन है रिजवान के अंदर इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं है कि वो किसी के खिलाफ कंट्रोवर्सी करें या किसी कंट्रोवर्सी का हिस्सा हों या किसी ग्रुपिंग का हिस्सा हों। वो बिल्कुल अपने काम से काम रखने के हवाले से मशहूर हैं। ये एक परसेप्शन है रिजवान के हवाले से और अल्लाह करे ऐसा ही हो। शायद यही वो रीज़न है कि जिसकी वजह से एक आप कह सकते हैं कि जिस तरह किसी टीम में एक ऐसा बंदा होता है कि गो फॉर पर्सन, कि किसी को भी प्रॉब्लम हो तो वो रिजवान के पास जाकर शेयर कर सकता है। तो यहाँ भी यही सिचुएशन है और रिजवान को चाहिए वो ब्रिज का रोल प्ले करें। अगर तो वो शाहीन के साथ भी उनकी बॉन्डिंग अच्छी है, बाबर के साथ भी उनकी बॉन्डिंग अच्छी है, तो बड़े भाई वाला रोल प्ले करें, ब्रिज का रोल प्ले करें। टीम के लिए रिजवान के हवाले से कि रिजवान गो टू पर्सन है, नेक्स्ट ब्रीड के, एक डिफरेंट ब्रीड के हैं, समथिंग लाइक दैट। लेकिन बाज़ खबरें ये भी हैं कि प्रॉब्लम की जड़ भी रिजवान है। देखिए, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। बाबर, रिजवान और उनके जितने भी हम नवाब पिछले इससे पहले रिसेंट पास्ट में थे, ग्रुप जिस कहा जाता था कि दोस्ती पालने वाला जो सिलसिला है, उसमें लाइमलाइट में बहुत ज़्यादा आगे थे। आपने अभी खुद ही जिक्र किया कि वो शाहीन को भी मशवरे दे रहे होते हैं, वाइस बन जाते हैं, बाबर को भी मशवरे दे रहे होते हैं, वाइस बन जाते हैं। तो बंदा जो बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में होता है हसनैन, तो उसके हवाले से क्वेश्चंस भी उतने ज़्यादा रेज होते हैं। आप जब बिल्कुल लो प्रोफाइल होकर चलते हैं तो वो चीज़ें थोड़ा सा साइड लाइन हो जाती हैं। जब आप बहुत मेन स्ट्रीम में आएंगे, बिल्कुल सामने रहेंगे, और हमने देखा कि चूंकि मुल्तान सुल्तान के कैप्टन भी रहे और अब मीडिया भी इस तरह का हो गया है कि आप बैक टू बैक क्वेश्चंस इधर से राइट से लेफ्ट है शाहीन और बाबर के हवाले से, तो कहीं ना कहीं जब आप ज़्यादा बोलते हैं तो कोई गलती आपसे हो जाती है और वो फिर एक्टिंग समटाइम ड्रामा, वो फिर मीडिया की जीनत भी बन जाती है। तो रिजवान को चाहिए कि इन सिचुएशन पे उस तरह प्ले करे जिस तरह की एक परसेप्शन है उनके हवाले से, अच्छी परसेप्शन है उनके हवाले से। ठीक हो गया। अच्छा, थोड़ा सा अब कल के मैच की बात कर लेते हैं। थोड़ा सा हमें वक्त भी बता दीजिएगा कितना बाकी है कल के मैच में। अब क्या, नंबर 1 बताइएगा कि बारिश होगी नहीं होगी। जो प्रेडिक्शंस बता रही हैं वो तो यही है कि बारिश नहीं होगी और कल तकरीबन 2 बजे के बाद मैच हो जाएगा। जिस तरह का मौसम है रावलपिंडी में बहुत ज़्यादा प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकते, क्योंकि मैच स्टार्ट होने से 15 मिनट पहले बिल्कुल ऑल वाज वेल, बिल्कुल मैच जो है अपने टाइम पे स्टार्ट होने लगा था, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन एक बारिश का स्पेल आया और सारा कुछ स्पॉइल कर दिया उसने। कल के हवाले से भी ऐसा ही है, 50-50 चांसेस हैं। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है 2 बजे के बाद लग रहा है कि शायद प्रेडिक्शन नहीं है बारिश की। शायद रेन इंटरवेंशन तो ज़रूर होगी, लेकिन एक रिजल्ट ओरिएंटेड मैच एटलीस्ट कल हो जाएगा। इतना ज़रूर हो जाएगा कि मैच एटलीस्ट 5 या 8 ओवर्स का हो जाए अगर बारिश होती भी है। लेकिन व्हाट्स अबाउट द प्लेइंग 11? अब देखें, एक बहुत बड़ा चांस लिया गया। इमाद वसीम पहले मैच में भी नहीं खेले। रावलपिंडी उनका होम ग्राउंड है और लग ये रहा है, जिस तरह मेरी अंडरस्टैंडिंग है, कि शायद इमाद वसीम कल के मैच में भी नहीं होंगे, सेम 11 होंगे। देखें, पहला मैच जो कि हो नहीं सका बारिश की वजह से, तो परसेंटेज तो यही है ज़्यादा कि प्लेइंग 11 वही रिपीट की जाएगी जो पहले मैच में फॉर्मेशन थी। ज़्यादा चेंजिंग नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस कोई अगर फिटनेस के मसाइल अगर या इश्यूज़ इस तरह के क्रिएट ना हो जाएं। तो बाबर आजम कल उसी, क्योंकि जिस प्लान के साथ उन्होंने जाना था या जो टेस्ट वो करना चाह रहे थे वो तो सामने हुआ नहीं। अब ऑफकोर्स अगर जब तक खेलने का मौका नहीं मिलेगा तो शायद हम ये समझते हैं कि सही है या गलत है। इन प्लेयर्स को जो कल जिनको अनाउंस किया प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाए, अब उन्हें एटलीस्ट मौका दें, उनको स्टेटमेंट प्रूव करने के लिए चांस दें, स्पेशली उनके लिए जिनके 3 डेब्यूज थे। तीनों प्लेयर्स को चांस मिलना चाहिए अपने आप को प्रूव करने के लिए। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब वो वाला सिनेरियो भी नहीं है कि इमाद वसीम है तो वो ओपन करवाएंगे। अब तो शाहीन और आमिर को ही आप देखेंगे ओपनिंग करवाते हुए, जिस तरह आपने लास्ट 2 मंथ्स पहले जो है वो देखा था ILT में। शाहीन और नसीम शाह इससे पहले ओपन करते थे हमारे लिए और फर्स्ट चेंज पे हारिस रऊफ आया करते थे। अब जो कि आमिर भी नई बॉल के बॉलर हैं और नसीम शाह भी नई बॉल के बॉलर हैं, डेप्थ ओवर्स में भी करवा सकते हैं। लेकिन हमने पिछले कुछ अरसे में नसीम को तो मेरे ख्याल हारिस वाला रोल मिलेगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। शाहीन स्ट्रगल करते हैं डेप्थ ओवर्स में आकर। आमिर के आने से, आमिर की इस आर्मी में आने से एक ये ज़रूर फ़ायदा ज़रूर होगा बाबर आजम को कि डेप्थ ओवर्स का जो इशू है वो सॉल्व हो सकता है। अब ऐसे सिनारियों में यही क्वेश्चन इमाद वसीम के लिए भी है जो बाबर आजम को भी शायद तंग कर रहा है कि अगर इमाद वसीम को प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया जाता है तो इमाद को कौन सा बॉलिंग में भी रोल मिलेगा। बैटिंग में तो सेटल्ड लोअर है,
लोअर मिडल ऑर्डर में। बॉलिंग में इमाद वसीम कहाँ पर फिट होते हैं, शायद यही वो सिनारियो है जिसकी वजह से बाबर आजम ने इमाद वसीम को फोकियत नहीं दी अभी तक। तो क्या आगे भी उनको फोकियत नहीं देनी मिलेगी? चाहिए इमाद वसीम को। अगर रिटायरमेंट लेके आपने वापस आए वो। देखिए, अगर आप स्क्वाड में पंच में इमाद वसीम मौजूद हैं तो उनको बाहर रखना कोई आसान देखिए ना, बिल्कुल भी काम आपने जब पिंडी की बात की, पिंडी में भी उन्होंने परफॉर्म किया उस मैच में जहाँ पे 228 बनने थे, फिर उसके बाद उन्होंने एलिमिनेटर 1 में परफॉर्म किया, एलिमिनेटर 2 में परफॉर्म किया और फिर फाइनल में परफॉर्म किया। मतलब एक दफ़ा फिर उन्होंने साबित किया कि एट द एज ऑफ 33 इज स्टिल गुड इनफ कि वो बड़े मैचेस में परफॉर्म करते हैं। असलैन इमाद, जैसा कि आपको पता है, बड़ा ऑर्थोडॉक्स किस्म के स्पिनर हैं, कोई रेगुलर स्पिनर नहीं है जिसे आप कह सकते हैं कि कैच के बाल करवाते हैं, पेस के साथ बीट करते हैं, रावलपिंडी की लाइन और लेंथ पे अबूर है उनको। रावलपिंडी की जो आउटफील्ड है और इस हिसाब बहुत तेज़ है, और इसके हवाले से जो बाउंड्रीज हैं वो थोड़ी सी कंपैरेटिवली छोटी हैं। शायद वो चांस नहीं लेना चाह रहे बाबर आजम इमाद वसीम को रख के। ऑन द अदर हैंड अबरार का ये है कि मिस्ट्री स्पिनर है। अभी तक न्यूजीलैंड की ये जो प्लेयर्स यहाँ पर आए हैं उन्होंने उनको खेला नहीं है, तो अबरार को एक एडवांटेज है इस हवाले से कि अबरार जो है ना ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू इमाद वसीम। अब अगर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच हो जाने का ख़वातीन और हज़रात। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अब उम्मीद कल का मैच रावलपिंडी की आवाम इंजॉय करेगी और कल और परसों में रावलपिंडी में 2 मैचेस है। कल और परसों हमारी ब्रेक है, इंशाल्लाह मंडे को फिर हाजिर होंगे और इन 2 मैचेस के ऊपर तबसरे करेंगे और फिर उसके बाद पाकिस्तान की टीम और न्यूजीलैंड की टीम लाहौर में जाएगी जहाँ पे अगले 2 मैचेस खेले जाएंगे। मंडे तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।